Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says what is the significance of the stepwise release of the energy in the respiration? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्टेपवाइज रिलीज होती है एनर्जी इन द रेस्पिरेशन उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? तो देखो, हम एक बार जो स्टेपवाइज रिलीज होती है एनर्जी उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि अगर एक सिंगल स्टेप होता, ठीक है, अगर एक ही स्टेप होता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंबशन की बात करते हैं तो सिंगल स्टेप मैनर में होती है वो रिएक्शन, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी का रिलीज होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द हीट, एंजाइमेटिकली कंट्रोल नहीं होता। एनर्जी का रिलीज जब इन द फॉर्म ऑफ द हीट होता है तो टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज। जबकि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है, वो राइज नहीं होता है। तो देखो, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें अगर हम स्टेप्स लिखें सो हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा इनटू द पायरुवेट। उसके बाद में हम बोल सकते हैं लिंक रिएक्शन जो कि कनेक्ट करेगी ग्लाइकोलिसिस एंड our TCA cycle. So next is the TCA cycle or the citric acid cycle. So TCA cycle, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा ETS, that is the electron transport system, या और हम बोल सकते हैं ETS plus the oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, right? तो देखो, अगर हम देखें कि रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थे बेसिकली उन्हीं को ही ब्रेक किया जा रहा है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थे उन्हीं को ही ब्रेक किया जा रहा है, इन्हीं को ही ब्रेक किया जा रहा है। तो अब जब इनको ब्रेक करने से जो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है उसको ही ट्रैप कर दिया जा रहा है इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, राइट? ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हुई उसको ही ट्रैप कर लिया जा रहा है इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो देखो, अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड के ब्रेकेज से जो ये बॉन्ड थे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, हमारी जो एनर्जी रिलीज हुई, अब इसी को हमने क्या कर लिया, इसको ही हमने ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, यहाँ पे मल्टी स्टेप मैनर में होता है, तो जो हमारा टेम्परेचर होगा ना दैट इज नॉट गोइंग टू राइज। जो टेम्परेचर होगा वो हमारा मेंटेन्ड रहेगा, वो क्या होगा, वो हमारा मेंटेन्ड रहेगा, राइट? अगर वो मेंटेन्ड रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एंजाइम्स होंगी वो सही से काम कर पाएंगी, क्योंकि अगर एक सिंगल स्टेप होता, ठीक है, तो एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द हीट, जिसमें हम बोल सकते थे टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता। और हमें पता है कि ये जो सारे स्टेप्स हमने जो सारे स्टेप्स की बात की ये सब कितने स्ट्रिक्टली एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। ये सब में सारे स्टेप्स में फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate, then fructose 6 phosphate to fructose 1 6 bis phosphate। तो ये जो सारी रिएक्शंस है वो सब के सब बहुत ही स्ट्रिक्टली एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है। चाहे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज, ठीक है, तो वो उसको कैटालाइज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मल्टी स्टेप मैनर में होने की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस रहेंगी, राइट? जितना प्रोडक्ट बनना होगा उतना ही बनेगा, तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी की जो वेस्टेज है वो अब रिड्यूस हो जाएगी, तो एनर्जी वेस्टेज इज रिड्यूस्ड। सो हमने यहाँ पे लिखा एनर्जी वेस्टेज वो हो जाएगी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, क्योंकि वो मल्टी स्टेप मैनर में हो रहा है। अब जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए हैं इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, तो उनका भी यूज किया जा सकता है क्योंकि मल्टी स्टेप मैनर में हो रहा है। तो जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेशन उनका यूज हो जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कंपाउंड्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटरमीडिएट्स कुड बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल in the synthesis of the amino acids, right? And यहाँ पे अगर हम ये सारी रिएक्शंस की बात करें तो आप मुझे बताओ, जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, जो इसमें से पायरुवेट फॉर्म हुआ, तो वो पायरुवेट एज जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट क्या था ग्लाइकोलिसिस का, पायरुवेट बना जो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से बना। तो अब दैट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज सबस्ट्रेट फॉर द लिंक रिएक्शन, is going to be used as a substrate for the link reaction, जिसमें कि अब वो पायरुवेट से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि
जो TCA साइकिल होगा, वो जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बना, जो लिंक रिएक्शन में बना, सो दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद ऑक्सैलिक एसिटेट दैट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सिट्रेट बना लेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे NADH2 जो हाई ऑर्गेनिक हम बोल सकते हैं जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स जो हमारे प्रोड्यूस हुए इन केस ऑफ द TCA साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, ये जो मल्टी स्टेप मैनर में चल रहा था, तो वहां से हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा थ्रू द कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ द ETS, और हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के टाइम पे जो हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड से उनसे हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा ATP का, राइट। सो इसीलिए यही है सिग्निफिकेंस इन द स्टेप वाइज रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द रेस्पिरेशन, कि इट इज प्रोमोटिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज मिनिमाइजिंग द एनर्जी वेस्टेज, राइट। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट्स जो बनेंगे in case of these steps, so they could be used in the formation of the new compounds, for example amino acids. So I hope you understood it well and all the best.